नमस्कार। आज हम लोग पंत का काव्य शिल्प विषय पर विचार विमर्श करेंगे। अपनी शैल्पिक विशेषताओं को लेकर के पंत जी बड़े लोकप्रिय रहे। उनकी कविता में शिल्प का कसाव काफ़ी प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ता है। उनके शैल्पिक वैशिष्ट्य को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि छायावादी काव्य का जो शिल्प था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो उसमें सबसे पहली बात जो दृष्टिगोचर होती है वो है कोमल कांत पदावली। छायावादी कवियों का कोमलता के प्रति, मृदुलता के प्रति एक गंभीर आग्रह रहा था और इस वजह से उन्होंने जो कर्कश शब्द थे कविता में उनको भी कोमल बना करके, उनको भी मृदुल बना करके, मधुर बना करके उन्होंने कविता में पिरोया। ये उनका विशेष आग्रह था। जैसे अगर आप पंत जी की एक कविता लें, लो पाले उठी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। इसमें जो मृदु मंद मंद मंथर मंथर में जो एक कोमलता है जिससे एक संगीतमय प्रभाव की सृष्टि हो जाती है, एक नाद सौंदर्य सा भी पैदा होता है, तो ये पंत जी की एक विशेषता है। और मैं कहता हूँ कि पूरे छायावादी कविता के शिल्प में ये बात देखी गई कि एक गीतात्मक प्रभाव, एक लयात्मकता, एक मृदुलता, एक कोमलता, शब्द चयन में भी वो दिखाई पड़ता है। ये इसके प्रति छायावादी कवि जैसे प्रतिबद्ध हों कि कविता में मृदुलता का और सुकुमारता का और कोमल कांत पदावली का समावेश एक बुनियादी चीज़ है शिल्प के बारे में। दूसरी बात, ध्वन्यात्मकता, जिसे नाद सौंदर्य भी कहा गया है, ये पंत पर काफ़ी लागू होता है, पंत जी पर, क्योंकि पंत जी सुनते अच्छा हैं। पंत जी की कविताओं में जैसे एक था संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, चहक रही चिड़िया, टीवी टू टूट टूट। इसमें टीवी टू टूट टूट, झुरमुट और झुटपुट और टीवी टू टूट टूट में जो एक नाद सौंदर्य है, जो एक ध्वन्यात्मकता है, वो कविता को एक संगीतमय प्रभाव से भर देता है। यह पंत के शिल्प की एक विशेषता है और इससे कविता में एक लय आने से, मृदुलता आने से कविता में गीतात्मकता का समावेश, संगीतात्मकता का समावेश स्वयमेव हो जाता है। और यह सब बहुत सायास नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है। छायावादी काव्य शिल्प की एक बड़ी विशेषता जिसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने रेखांकित की, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये सूक्ष्म का विद्रोह इसलिए है क्योंकि छायावादी काव्य में बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जो अलंकार गढ़े गए हैं उन अलंकारों में भी सूक्ष्मता है, सपाट नहीं है यहाँ कुछ भी। एक वर्तुलता है, एक वक्रता है कथन में, कथन में एक वैचित्र है जिससे एक चमत्कार की सृष्टि होती है और कविता में एक वक्रता सी आ जाती है, वर्तुलता आ जाती है, जो उसके अभिव्यंजना शिल्प की बहुत बड़ी विशेषता है। सूक्ष्मांकन, सूक्ष्म चित्रण, भावों का भी बड़ा सूक्ष्म चित्रण है। जैसे एक अगर आप रूपक देखें, बिंब शब्द तो काफ़ी बाद में आया है, छायावादी कविता को बिंब के कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए।
वो रूपक था, बाद में बिंब हो गया, उसी को का विस्तार है बिंब। तो उषा का उर में आवास, मुकुल का मुख में मुकुल विकास, चांदनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों की सांस। ये एक भावों का प्रकृति के साथ मेल करा करके और भावों को, एब्स्ट्रैक्ट को चित्रित करने की कोशिश की गई है और ये बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण है। ऐसा ही आप देखेंगे कि नौका विहार कविता में जब कवि चित्रण करने लगता है तो वहाँ तक आते आते तापस बाला गंगा निर्मल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, लहरे ऊपर कोमल कुंतल। अब इसके बाद जो है, जो भी चित्रण है वो बड़ा ही संश्लिष्ट चित्रण है और उस चित्रण में बहुत सूक्ष्मांकन है, बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण है, संश्लिष्ट चित्रण है। ये पंत की कविता ऐसे लगती है जैसे एक एक शब्द को पिरो दिया गया है, एक एक शब्द को जड़ दिया गया है जहाँ जो होना चाहिए। उसमें एक क्रिस्टल की तरह, एक हीरे की तरह उसमें कई फलक हैं, 8 फलक हैं और उसमें से जैसे रोशनी फूट रही है। ये छायावादी कवियों के का जो काव्य है उसका सौंदर्य ऐसे ही कई आयामों से फूट रहा है। उसे किसी एक अर्थ में आप सीमित नहीं कर सकते, उसमें अर्थ की अनंत संभावनाएं हैं जो उनकी सृजनशीलता की शक्ति को साबित करती हैं। चित्रमयता या चित्रात्मकता छायावादी शिल्प की एक बड़ी विशेषता रही है और प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्र पंत जी ने उकेरे हैं अपनी कविताओं में। चाहे वो नौका विहार कविता हो, चाहे प्रथम रश्मि हो, चाहे पर्वत प्रदेश में पावस हो, पल्लव की तो बहुत सारी कविताएं और गुंजन और वीणा की कविताएं प्रकृति चित्रण से सजी हुई हैं। प्रकृति का उसमें बड़ा ही सर्जनात्मक उपयोग किया गया है और जो चित्र बनाए गए हैं वो बड़े ही साफ हैं, स्पष्ट हैं, सजीव हैं, लेकिन चित्र सरल नहीं हैं। उन चित्रों में बहुत ही बारीकी है, सूक्ष्मता है, संश्लिष्टता है, ये सारे गुण देखे गए हैं। तो चित्रात्मकता उनके शिल्प की एक बड़ी विशेषता है। उपमा और रूपक पंत जी के प्रिय अलंकार हैं और पंत जी की जो कल्पना है वो वैसे तो कोमल कल्पना है क्योंकि वो सुकुमार कवि हैं प्रकृति के, लेकिन कई बार उनकी कल्पना थोड़ी विशाल और विराट भी हो जाती है। जैसे आप बादल का ये चित्र देखें, धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, मदन रार के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। ये जो पावस के उड़ते फणिधर है, यह जो चित्रण है और मदन रार के वीर बहादुर, ये सरल चित्रण नहीं है, ये बड़ा ही सूक्ष्म है। इसमें बहुत सारे भाव भी आकर के, मदन रार कहने में कामदेव के वीर बहादुर कहना और पावस के उड़ते फणिधर, पावस की जो फुहारे हैं उसको फणिधर कहना, तो ये बड़ी ऊंची कल्पना है, बड़ी विशाल कल्पना है, भव्य कल्पना है जो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और इस तरह उन्होंने, आप बिंब तो नहीं कहें लेकिन बड़े भव्य चित्र खींचे हैं पंत जी ने प्रकृति के, कोमल चित्र तो उन्होंने खींचे ही हैं। इसी तरह से कई बार उनकी कविताओं में बड़ा ही यथार्थ चित्रण और एक कौतुक भरा चित्रण भी दिखाई पड़ता है। जैसे पता ही नहीं चलता कि अवनी और अंबर के वे खेल, शैल में जलद जलद में शैल। ये पता नहीं चलता देखने वाले को कि बादलों में पहाड़ है या पहाड़ों में बादल है। ये कौतुक है।
इसी तरह से अगर आप सोन जूही की बेल छबीली, सोन जूही कविता में एक टांग पर उचक खड़ी हो, मुग्धा वैसे बहुत बड़ी हो, आंगन के बाड़े में चढ़कर दारू खम्भ को गलबाही भर, इठ कुहनी टेक कंगूरे पर, इठलाती अलबेली, सोन जूही की बेल छबीली। तो ये जो कविता है इसमें सोन जूही का बड़ा ही एक भाव भंगिमा के साथ, आप कहने को कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार, जो कि छायावादी कवियों के लिए एक समझ लीजिए कि उनकी कविता का मुख्य हिस्सा रहा है। मानवीकरण अलंकार बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। और ये केवल मानवीकरण अलंकार नहीं है, वे हर जगह प्रकृति को मानवीय भावों से जोड़ देते हैं और प्रकृति और मानवीय भावों को आपस में मिला करके और उनकी कविता की केंद्रीय संवेदना बनती है। तो इस तरह चाहे कहीं प्रकृति केंद्रीय संवेदना बने या नहीं भी बने, तो प्रकृति जो है उपादान के रूप में, अलंकारों के रूप में आती है। लेकिन अधिकांश जगह ऐसा ही हुआ है कि जहाँ प्रकृति अलंकार के रूप में आई है वहाँ भी वो किसी न किसी संवेदना को वहन कर रही है। ये छायावादी काव्य की एक बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। तो सोन जूही की बेल छबीली एक मानवीय व्यापारों को एक बेल कैसे व्यक्त करती है, उसके द्वारा कैसे वह अभिव्यक्त होता है, ये बड़ी सुंदर कविता है। सूक्ष्म चित्रण की जो मैंने बात की उसमें एक कविता बराबर कोड की जाती है, बराबर इसको धृत किया जाता है। पंत की ये एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, पड़ गई नील ज्यों अधरों पर, तरुणाई प्रखर शिशिर से डर। अक्सर आप देखेंगे शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड के कारण होठ नीले पड़ जाते हैं, और इसी चीज़ को का दृश्यांकन किया उन्होंने कि लहरों पर सूर्य की किरणें स्वर्ण रेख सुंदर पड़ गई है और पड़ गई नील जो अधरों पर, और सुंदर किरणें पड़ी और उसमें नीले आसमान का जो अक्स दिखाई पड़ा, ऐसा लगता है कि अधरों पर, होठों पर नील रंग पड़ गया हो, होठ नीले हो गए हों, जैसे शिशिर में, सर्दी की ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़े और तरुण हो और उसके तरुणाई की रक्तिमा हो उसके होठों पर, और उस पर जो ठंडक का असर हो, शीत का असर हो, तो वो होठ नीले पड़ जाते हैं। इस तरह से उन्होंने एक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया यहाँ पर, और बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया। तो इस तरह की कई कविताएं हैं जो अलंकारों की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें अलंकारों का बड़ा ही सहज, अलंकारों का बड़ा ही सुंदर और बहुत ही सधा हुआ प्रयोग पंत जी की कविता में हम देख सकते हैं। एक कविता है पंत जी की, पीले पत्तों की शैया पर तुम विरक्ति सी मूर्छा सी, विजन विपिन में कौन पड़ी हो, विरह मलिन दुख विधुरा सी। तो यहाँ पर इस कविता में आप चाहें तो निराला की विधवा कविता से इसकी तुलना कर सकते हैं, और वैसी कविता पंत जी ने भी लिखी है, विधवा जैसी कविता, जिसमें वो अभी तो मुकुट बंधे थे माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये जो एक विधवा की शोचनीय दशा है, विधवा की जो दारुण दशा है, विधवा की जो दीनहीन दशा है, उसका चित्रण निराला ने अपने ढंग से किया, पंत जी ने अपने ढंग से किया, अपना अपना तरीका है। और पंत जी का जो चित्रण है उसमें प्रकृति ज़्यादा है, समाज कम है। निराला जी की विधवा में समाज ज़्यादा है, प्रकृति कम है, ये फर्क है। सामाजिक आग्रह उनमें ज़्यादा है, प्रगतिशीलता उनमें ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी कविता का मिजाज वैसा है, कलेवर वैसा है। और पंत जी की प्रतिबद्धता मुझे लगता है सौंदर्य के प्रति और प्रकृति के प्रति, और कह लीजिए कि एक स्वच्छंदता के प्रति, उन्मुक्तता के प्रति, नैसर्गिकता के प्रति ये
पूरे सृष्टि की चेतना के स्पंदन को सुनने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ज़्यादा है। तो इसलिए पंत की कविता में के जो शैल्पिक वैशिष्ट हैं वो इस तरह के हो गए हैं। पंत जी की एक और शैल्पिक विशेषता, हम भाषा शैली पे बात कर सकते हैं कि चूँकि पंत जी एक चित्रकार की तरह, जैसे एक चित्रकार अपनी तूलिका से और रंगों की सहायता से सुंदर सुंदर चित्र बना देता है, तो इस तरह की शैली है पंत की। वो चित्र बहुत खूबसूरत बनाते हैं अपनी कविताओं में, चित्रों में बात करते हैं, वो दृश्यों में बात करते हैं, दृश्य खंडों में बात करते हैं। उनके वहाँ वैचारिकता की शुष्कता, मुझे लगता है कि प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग की जितनी कविताएं हैं जो उसमें प्रकृति के प्रति और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति विशेष आग्रह है, वहाँ तक की जो कविता है उस कविता में अगर आप देखें तो वहाँ तक जो उनकी जो चित्र उन्होंने बनाए हैं वो एक भावात्मक शब्द चित्र हैं, एक इंद्रिय संवेद्य चित्र हैं, रागात्मक शब्द चित्र हैं। और चूंकि चित्र हैं इसलिए उसमें चित्रात्मकता, विवरणात्मक और वर्णनात्मक शैली का खूब प्रयोग हुआ है, वर्णन कर रहे हैं। आप अकेले वही बादल की कविता देखें जिसमें पावस के उड़ते फणिधर, और फिर कितने कितने चित्र उसमें, तरह तरह के शेड्स बादल के, तरह तरह की अर्थ छवियाँ बादल की दिखाई पड़ती हैं वहाँ पर। तो उस कविता में बादल के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी अर्थ छायाएँ हैं जो देखने, जो उनके कला की विशेषता है। तो अर्थों के शेड्स या चित्रों की कई कई मूड्स और शेड्स, उसकी कई कई अर्थ छायाएँ आपको छायावादी काव्य में देखने को मिलेंगी। इसलिए पंत जी जो है वर्णनात्मक शैली को बहुत जगह अपनाते हैं, विवरणात्मक शैली को भी अपनाते हैं। जहाँ एक कविता है, ग्रामश्री कविता है, तो उसमें आप देखेंगे कि गांव का, जो गांव की प्रकृति का, खेत खलिहानों का जो चित्रण है उसमें सब्जियों तक के नाम गिनाए गए हैं, उसमें बहुत सारे फलों के नाम गिनाए गए हैं। तो उस कविता को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि विवरणात्मक शैली का भी पंत ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है अपनी कविता में। और चित्रात्मक शैली तो है ही, ये शैली उन्होंने अपनाई है। कहीं कहीं उनकी शैली बहुत सरल सहज रूप में कुछ बातें उन्होंने कह दी है, तो वो शैली भी एक चल रही है उनकी, जिसमें संवाद शैली आप कह सकते हैं, जैसे वो सीधे सीधे संवाद कर रहे हों, इस तरह की शैली है। लेकिन उनमें जो एक भाषा के स्तर पे जो एक परिमार्जन होना चाहिए, जो परिष्करण होना चाहिए, वो भी खूब है। शब्दों के चुनाव को लेकर के बहुत सजग हैं पंत जी, और शिल्प का कसाव उनकी कविताओं में गजब का है, अद्भुत है, उससे सीखा जा सकता है। खड़ी बोली हिंदी में कितनी कुशलता के साथ और कितने सुंदर आर्किटेक्ट के साथ, सुंदर अवसंरचना के साथ कविता कैसे बनाई जा सकती है, ये सीखना हो अगर किसी विद्यार्थी को, तो पंत की कविताओं को पढ़े, और ख़ास करके पंत की उन कविताओं को पढ़े जो जिनमें सीधे सीधे पंत प्रकृति से बात कर रहे हैं, जिनमें सीधे सीधे पंत जो है प्राकृतिक सौंदर्य से सम्मोहित हो रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य की कविताएं लिख रहे हैं। उन कविताओं को पढ़ें, वहाँ से हम कविता को सीख सकते हैं कि कविता कैसे, जो भाषा का माध्यम है, वो भाषा का माध्यम कैसे दृश्य माध्यम में बदल जाता है, कैसे चित्रों के माध्यम में, दृश्यों के माध्यम में बदल जाता है। और दृश्यों के माध्यम में ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरी संवेदना में घुल मिल जाता है, कैसे समा जाता है। यह अगर देखना हो, इस कौशल को देखना हो, तो वो छायावादी कवि पंत में आप देख सकते हैं। मैं एक दो उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि पंत ने द्रुत झरो जैसी कविता भी लिखी, जिसमें उनका ये मानना था कि जो पुरातनता है, जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, उनके जो पीले पत्ते हैं, ये सब झड़ जाएं।
तो वो यथार्थवादी जो की कविताएं हैं। विश्व मानवतावाद के गीत भी उन्होंने गाए और ये भी कहा कि कबीर मनीषी का कर्तव्य सनातन जीवन मूल्यों का करना सुख सर्जन। तो लेकिन ये अलग अलग विचारधारा समय समय पर उनके विचार बदले, उनका विकास भी हुआ। यथार्थ चेतना से फिर वो विश्व मानववाद के गीत गाने लगे, यह सब हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पंत की कविता और पंत की जो पहचान है, कविताओं को लेकर जो पहचान है, वो वैसी कविताएं हैं जो कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को निर्विकार रूप से और बिल्कुल निश्चल रूप से, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त किया है, उसमें जो एक जिज्ञासा का भाव है, उसमें जो एक कौतूहल है, उसमें जो एक बाल सुलभ चपलता है, चंचलता है, मृदुलता है, मधुरता है, ऐसी जो कविताएं हैं, वो कविताएं सबसे ज़्यादा पाठकों का ध्यान खींचती है। और ऐसी ही कविताओं को लेकर के पंत की शैली या पंत के शिल्प के वैशिष्ट्य को देखा जाना चाहिए। बाकी कविताएं वैचारिक दृष्टि से समृद्ध हैं, लेकिन उसमें शिल्प का वो वैशिष्ट्य और शिल्प की वो खूबी नहीं दिखाई पड़ेगी जो प्राकृतिक सौंदर्यवादी कविताओं के संदर्भ में देखी जा सकती है। और इस तरह से पंत जी जो हैं एक सधे हुए रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनकी तुलना जो है कई बार विलियम वर्ड्सवर्थ से, शैली से की जाती है। तो उस तुलना का आधार भी यही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, वो लिरिकल बैलेड्स की प्रस्तावना लिखी और उसमें जो लोक भाषा है उसको महत्व देने की बात कवियों के लिए की कि कवि उसको महत्व दें, लोक भाषा का कविता में प्रयोग करें। वो ज़्यादा लोक भाषा और लोक जीवन जो है उसमें संप्रेषणीयता का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कविता में लाना चाहिए। और एक स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्ति है जिसमें पुरातन रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह का भाव है, वो भी है, और एक गहरी रोमानियत भी है, और प्रकृति प्रेम भी है। ये सारी चीज़ें वहाँ है और ये सारी चीज़ें यहाँ भी है, छायावाद में भी है। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसे आप छायावादी कविता का छंद देखें, अगर कामायनी की बात करें, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 12 बरिसले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। लय मिला के आप देख लें तो आल्हा खंड का जो लय है, जो एक लोक कविता है कह लीजिए, उसकी लय को छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी कविता के साथ जोड़ करके उसी लय में कविता करके और उसे मुक्त छंद नाम दिया, और उसे जितना ज़्यादा लय से समृद्ध कर सकते थे और उसमें संगीतात्मकता का समावेश कर सकते थे वो करके दिखाया। ये छायावादी कवियों के काव्य सामर्थ्य की सिद्धि है कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये उनके शिल्प की विशेषता है कि वो जो छंद लेते हैं, रोला प्रिय छंद है, लावनी प्रिय छंद है, लावनी प्रिय छंद है, जो वो छंद लेते हैं उस छंद को संगीत के स्तर पे साध करके दिखा देते हैं। उसमें उनकी हर कविता में आप देखेंगे एक परफेक्शन है, पूरा का पूरा विजन है। आजकल की कविताओं में उस विजन का ही अभाव है। तो ये विजन होने के कारण, पूरा एक दृश्य होने के कारण, और दृश्य अपनी पूर्णता में है, दृश्य अपनी संश्लिष्टता में है, दृश्य अपनी जीवंतता में है, दृश्य अपनी सजीवता में है, दृश्य अपनी यथार्थता में है। तो ये सारे गुण हैं और इसकी वजह से छायावादी कविता जो है उसकी शैली और शिल्प पर खूब बातें होती है। और
आचार्य शुक्ल तो इसके शिल्प से इतने प्रभावित हुए थे कि इस कविता को उन्होंने अभिव्यंजना की एक विशिष्ट शैली ही कह डाला कि ये अभिव्यंजना शिल्प है एक, उसके शिल्प ने उनको इतना प्रभावित किया। तो शैल्पिक वैशिष्ट्य की दृष्टि से छायावादी काव्य में पंत जी का एक विशेष स्थान है और उनकी कविता में छायावाद का शिल्प जो है, छायावादी काव्य शिल्प की जितनी विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को हम उनके तय देख सकते हैं। ये ऐसा अनुशीलन से पता चलता है, इन कविताओं के अनुशीलन से ऐसा सिद्ध होता है। धन्यवाद।